तो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल इन मैटर, कि जो कोई भी मैटर है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल हैं आए कहाँ से, इनकी जानकारी भी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान ली थी। कि हमने एक्सपेरिमेंट करा था एक स्केल का, जो हमने क्या किया था कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रखे थे और वहाँ पर हमने जब स्केल लेकर आए थे तो वो छोटे छोटे टुकड़े कुछ भी मूवमेंट में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब हमने उस स्केल को अपने हेड से रब किया तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे स्केल के पास आने पर उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले तो जब हम स्केल को ऐसे ही लेकर आ रहे थे बिना रब किए हुए, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने रब किया उस स्केल को, उसके अंदर मूवमेंट आ गया पेपर के अंदर। तो इसका मतलब है कि हर एक मैटर के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और किया था आपने जिसमें बलून का था। बलून को जब हम ऐसे ही दीवार पर चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकता, लेकिन जब हम उसे अपने कपड़ों से रगड़ते हैं, कपड़ों से या हेड से रगड़ते हैं, तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं। अब क्या करोगे, अब आप उसको किसी भी वॉल पर चिपकाओगे तो बिना फेविकोल के ही वो चिपक जाएंगे। या आप एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते, देख सकते हो। तो डाल्टन ने ये बोला था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। दैट मीन्स कि ये किसी भी पार्टिकल की एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिससे मिलकर हमारा पूरा मैटर बना हुआ होता है। और डाल्टन ने ये भी बोला कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, इसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हो गई। अब आए जे जे थॉमसन ने इसका मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने देखा कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए। जे थॉमसन ने भी अपना एक मॉडल दिया एटम के बारे में। तो अगर हम इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन यहाँ स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो थॉमसन मॉडल है एटम का वो किस तरीके का है। जो एटम के अंदर वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो वो रहते कहाँ पर हैं, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है कि हमें वो जो पार्टिकल हैं वो कहाँ स्टेबल है, कैसे रहते हैं, क्या मूवमेंट होता है उनका, वो मूवमेंट होता भी है कि नहीं होता है। तो इस टॉपिक में हम लेंगे इन सब चीज़ों की जानकारी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने एक मॉडल दिया था एटम के बारे में, यहाँ पर स्टडी करना है। तो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। तो जो थॉमसन थे उन्होंने मॉडल जो दिया था एटम का वो क्रिसमस पुडिंग की तरह दिया था। इन्होंने कहा था कि जो क्रिसमस पुडिंग जैसा होता है हमारा, वो पूरा जो स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं वो निगेटिव चार्ज को शो करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्रिसमस पुडिंग को एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि कुछ इस तरीके का हमारा एटम होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल उन्होंने सोचे, जैसे कि वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन। उन्होंने वाटरमेलन के बारे में भी सोचा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इन एटम इज स्फीयर ऑल ओवर लाइक द रेड इडिएबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। वाटरमेलन का जो इडिएबल पार्ट होता है, जो खाने योग्य पार्ट होता है रेड वाला, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो उसके अंदर वो बीज होते हैं, वाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टूड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर फिक्स होते हैं, जगह जगह वो मिल जाते हैं। लाइक द सीड ऑफ द वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं वो जगह जगह बिखरे हुए होते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी उस स्फीयर के अंदर, एटम के अंदर जगह जगह बिखरे हुए होते हैं, और उस पूरे एटम को उन्होंने मान लिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या बात उनकी सही थी या नहीं थी, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ खामियां थी। और वो खामियां आगे उन रदरफोर्ड का एक मॉडल आया था, उन्होंने उसको मॉडिफिकेशन किया था। तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था। तो थॉमसन ने क्या बोला था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडिंग इन इट। तो जो एटम होता है वो पूरा, अगर हम एटम के स्फीयर को मान लें तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जगह जगह उसमें बिखरे हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोली थी, द निगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उनका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर और जो निगेटिव चार्ज होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए हम एटम को न्यूट्रली मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल ही हैं। ठीक है। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो
यदि भी जो थॉमसन थे उन्होंने ये एक्सप्लेन तो कर दिया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरी आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मॉडल ऑफ एज वी विल सी ब्लू। तो लेकिन जो अदर साइंटिस्ट आए थे वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए, उन्होंने और आगे एक्सपेरिमेंट करे। अब दूसरे आए थे हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने भी अपना अपना मॉडल दिया, उन्होंने भी एटम का एक मॉडल प्रस्तुत करा। अब वो मॉडल उन्होंने क्या दिया ये भी जान। तो जो अर्नेस्ट, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने 1911 में अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करा था। इसी के बेस पर इन्होंने जो एटम की नई स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। और वो भी आप जानते हैं कि वो उस गोल्ड फॉयल को उन्होंने प्रयोग कैसे करा, उस गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया कैसे। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो रदरफोर्ड थे और उनके जो हेल्पर्स थे, जो अर्नेस्ट और भी हेल्पर्स थे, अकेले तो ये कर नहीं सकते, तो इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर डाल दिए। और उसमें उन्होंने क्या देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं पार्टिकल्स, कुछ टकरा कर वापस आ रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने 3 पॉइंट्स रखे। पहला रखा कि जो ज़्यादातर अल्फा कण होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो बिना ही डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए और कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत कम ही ऐसे थे जो कि वापस लौट पाए। अब उन्होंने देखा जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो वापस क्यों लौट रहे हैं, दैट मीन्स कि इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा हैवी मास है जिसकी वजह से वो टकरा कर अल्फा पार्टिकल्स वापस लौट रहे हैं। तो और जो पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे थे, तो उससे उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पर कुछ ना कुछ खाली पार्टिकल, एम्प्टी पार्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई ऐसी बाधा नहीं है जहाँ पे उन्हें निकलने में परेशानी हो, अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। तो जो पार्टिकल वापस लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि बीच में जो हैवी पार्ट है कोई ना कोई, उसका नाम उन्होंने रख दिया न्यूक्लियस। यानी कि किसी भी एटम के मिड में बिल्कुल सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों के सम को हम बोलेंगे एटम का मास। ये पूरे भाग का बराबर ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके अंदर, एटम के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ उस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते रहते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। इसीलिए इसे प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया उसके भी कुछ ड्रॉबैक निकले। तो अब ड्रॉबैक के बारे में जानते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो इलेक्ट्रॉन और एक रेवोल्यूशन करता है सर्कुलर पाथ में, वो स्टेबल नहीं है, यानी कि वो हमेशा राउंड करता रहता है। एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग तो जब वो ऑर्बिट घूमता रहेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन तो पैदा हो ही जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, जिस समय एक्सेलरेशन उसके अंदर आता है, चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएंट एनर्जी, उसकी जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी कुछ ना कुछ रेडिएंट करता है, निकालता है। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दैट मीन्स कि जो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो फाइनली उसको घूमते घूमते उसकी एनर्जी तो लॉस होगी, और जब लॉस एनर्जी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atom are quite stable. That means जबकि हमने तो ये पढ़ा था कि जो एटम है वो स्टेबल है, और यहाँ पर रदरफोर्ड ने बोला कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन राउंड रेवोल्यूशन सर्कुलर पाथ में करते रहते हैं, तो वो उसका मतलब है कि वो एनर्जी लॉस, वहाँ पर एनर्जी लॉस भी करते हैं। अब एनर्जी लॉस करते करते तो क्या होगा, वो ऑर्बिट में उसके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हमारा एटम है वो तो स्टेबल है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का जो मॉडल हुआ एटम का वो फेल हो गया। अब हमारे और तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसमें और मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया ये जानेंगे, और वो साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने इनका भी मॉडिफिकेशन करा है इनकी थ्योरी का। तो आगे वो थे हमारे नील्स बोर ने एटम का एक मॉडल दिया जिसे हम आगे स्टडी करेंगे।